दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इसमें हम कुल 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता के प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 80 प्रश्न आपके द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषय से पूछे जाएंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम वैकल्पिक विषय नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये परिभाषा पॉल जैनेट की है। पॉल जैनेट का कहना है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो याद रखिएगा, पॉल जैनेट का कथन है ये। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? आपको बताना है कि ये किसने कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता और विज्ञान का दर्शन है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, प्रोफेसर पुंटाम बेकर। प्रोफेसर पुंटाम बेकर का कथन है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्य के विकास का सही कालक्रम जो है आपको व्यवस्थित करना है। इसमें जो ऑप्शन हैं आपके प्राच्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य और राष्ट्र राज्य। तो सबसे आसानी से आप इसमें ऐसे सेट कर सकते हैं कि प्राच्य साम्राज्य सबसे पहले यानी प्राचीन सबसे पहले आया और राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट जो है सबसे बाद में आया। तो क्रम कैसे होगा? आपका क्रम हो जाएगा सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य यानी 1, उसके बाद प्राच्य साम्राज्य के बाद आएगा यूनानी नगर राज्य यानी 3, फिर आपका आएगा दोस्तों रोमन समुदाय यानी 2, फिर उसके बाद राष्ट्र राज्य। तो 1 3 2 4। देखिए 1 3 2 4 आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्राच्य साम्राज्य, देखिए सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन समुदाय और राष्ट्र राज्य, ये आपका राज्य के विकास का सही कालक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंधवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन देखिए, जुर्गेन हैबरमास, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स। तो देखिए दोस्तों, जुर्गन हैबरमास जो हैं ये नव मार्क्सवादी विचारक हैं, ना कि संविदावादी यानी समझौतावादी विचारक। शेष विचारक जो हैं ये समझौतावादी विचारक हैं। आप हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में जानते हैं, ये समझौतावादी विचारक हैं। लेकिन जॉन रॉल्स एक जो है आधुनिक विचारक हैं और इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत में समझौतावादी सिद्धांत का ही जो है उपयोग किया है। तो हॉब्स, लॉक और रॉल्स ये तीनों समझौतावादी विचारक हैं यानी सामाजिक संविदावादी विचारक, जबकि जुर्गन हैबरमास एक नव मार्क्सवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? तो 1 है अस्थायित्व, 2 है सार्वभौमिकता। तो इसमें आपको दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर जानना है। दोस्तों संप्रभुता के बारे में आप जानते हैं, संप्रभुता राज्य का महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये पूर्ण होती है, सार्वभौमिक होती है, अदेय है, अस्थायित्व होता है और अविभाज्य यानी संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये 5 विशेषताएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं। तो सही उत्तर है 1 और 2 दोनों, अस्थायित्व और सार्वभौमिकता दोनों ही संप्रभुता की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? कौन विचारक बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? तो सही उत्तर है दोस्तों मिस फॉलेट। मिस फॉलेट दोस्तों ये बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी या भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानती हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए,
कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, ये आपका कथन है। और कारण, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें आप बहुत सही ढंग से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। भारत एक संघीय राज्य है दोस्तों, इसमें आपका आर गलत हो जाएगा। और कह रहे हैं भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है। तो दोस्तों भारत में संघीय प्रणाली का पहला प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। इसके पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी संघीय प्रावधानों का समर्थन किया गया था। ग्रेनविन ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा है। पॉल एच एपेल्बी, इन्होंने भारतीय संघ को केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ वाला संघ कहा है। केसी वियर ने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा है। और आइवर जेनिंग्स ने इसको अत्यंत संघीय कहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों भारतीय संघ की व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई है। तो भारत में जो है संघवाद व्यवहारिक नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो सही उत्तर है ये फ्रांस की शासन व्यवस्था की विशेषता है। दोस्तों फ्रांस में जो शासन व्यवस्था का स्वरूप न तो पूरी तरह अध्यक्षात्मक है और न पूरी तरह संसदात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रण है। इसमें सामान्यतः अर्ध अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? विचारकों के नाम हैं अरस्तु, सिसरो, लाक या फिर रूसो। आपको बताना है कि सहभागी लोकतंत्र यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की भागीदारी हो, सहभागी लोकतंत्र उसे कहते हैं। और इस विचार का अभ्युदय किस विचारक के साथ हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों रूसो। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रूसो जो है दोस्तों, रूसो का मानना है कि सार्वजनिक निर्णय तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता और अधिकतम विस्तार आवश्यक है। तो सही उत्तर सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय रूसो से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का है, यानी वोट देने के अधिकार की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन है सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, विधिक अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार। तो दोस्तों अधिकारों को कई भागों में बांटा गया है, कई प्रकारों में। सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार। तो दोस्तों देखिए, वोट देने का अधिकार ऑप्शन सी आपका सही है, एक विधिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? ऑप्शन है वेंथम, जे.एस. मिल, केसी वियर या डायसी। तो सही उत्तर है ये कथन केसी वियर का है, जिन्होंने कहा है कि व्यवस्थापिका यानी जो कानून बनाने वाला सदन है या रूप है, शासन का प्रकार है, कानून बनाने वाला अंग, ये जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है, ये कथन किस विचारक का है? तो सही उत्तर है ये कथन बर्क का है। बर्क ने प्रजातंत्रीय समानता को भयानक प्रपंच कहा है। अगला प्रश्न आसान सा है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किस विचारधारा के मानने वाले लोगों का है? ऑप्शन है आपके समाजवादियों का, देखिए समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतंत्रवादी समाजवादियों का और व्यक्तिवादियों का। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये विचार व्यक्तिवादियों का है। दोस्तों ये मानते हैं कि राज्य बुरा है लेकिन आवश्यक है। राज्य के संबंध में व्यक्तिवादियों का विचार इसलिए है, वो कहते हैं कि राज्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमें सुरक्षा देता है, बुरा इसलिए है कि यह तमाम कानूनों के माध्यम से व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है और उनकी स्वतंत्रता को बाधित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक देश में समाजवाद का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, लेनिन, स्टालिन, माओ या फिर टीटो।
तो सही उत्तर है दोस्तों ये जो विचार है एक देश में समाजवाद ये स्टालिन से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म यानी लेनिनवाद की समस्याएं। दोस्तों इसमें स्टालिन इस निष्कर्ष पर निकला कि एक देश में समाजवाद की स्थापना संभव है, भले ही बाकी दुनिया में पूंजीवाद का बोलबाला रहे। और ये विचार मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं के विरुद्ध था, जिसमें ये कहा जाता था कि सर्वहारा क्रांति की किसी एक देश या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। लेकिन स्टालिन ने ये विचार दिया कि रूस अपने आप में समाजवादी व्यवस्था को संभालने की क्षमता रखता है। तो याद रखिएगा एक देश में समाजवाद का नारा स्टालिन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहले कथनों को देख लेते हैं। राज्य समाज की अधिरचना का एक घटक है, सही है। सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा, सही नहीं है। राज्य समाज में विरोधपूर्ण वर्ग विभाजनों की रचना है, ये भी सही है। और अधीनस्थ वर्गों के लिए सदैव अधिनायकवादी होता है। तो देखिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राज्य से संबंधित जो त्रुटिपूर्ण कथन है वो ये है कि मार्क्सवाद ये नहीं मानता कि सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन किया जाएगा, क्योंकि मार्क्सवाद का मानना है कि सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य समाप्त नहीं होगा, बल्कि क्रांति के बाद समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी और धीरे धीरे राज्य लुप्त होगा। तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में ये कथन गलत है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए मृदु राज्य यानी सॉफ्ट स्टेट, ये अवधारणा गुन्नार मिर्डल की है। अभाव की राजनीति, इसका संबंध मायरन वीनर से है दोस्तों। शासनशीलता का संकट जो है ये अतुल कोहली के द्वारा प्रतिपादित विचार है। और विवादास्पद लोकतंत्र, ये सुब्रत के मित्र का विचार है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए कोट आपका सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। मृदु राज्य गुन्नार मिर्डल, अभाव की राजनीति मायरन वीनर, शासनशीलता का संकट अतुल कोहली और विवादास्पद लोकतंत्र सुब्रत के मित्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जब हम राजनीति विज्ञान का प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो वहाँ पे जब हम राजनीति विज्ञान और इतिहास के संबंध पढ़ते हैं तो ये कथन आता है कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर दोस्तों, सही उत्तर क्या है आप बताइए। सही उत्तर है दोस्तों फ्रीमैन। ये कथन फ्रीमैन का है, एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीडमैन। इनका कहना है कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। तो सही उत्तर है ये कथन दोस्तों फ्रीमैन का है, जो कहते हैं कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का अर्थ क्या होता है? तो रूसो एक संविदावादी विचारक और दार्शनिक हैं। उन्होंने इच्छा को 2 भागों में, एक रियल विल और दूसरी एक्चुअल विल में माना। रियल विल यथार्थ इच्छा और जो है एक्चुअल विल जो है उसको नहीं, रियल विल को वो कहता है कि ये सामान्य इच्छा है। और सामान्य इच्छा की परिभाषा देते हुए वो कहता है कि सामान्य इच्छा व्यक्ति की उन यथार्थ इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या सामान्य कल्याण करना होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो सही उत्तर है ये कथन दोस्तों सेबाइन का है। सेबाइन ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में कहा है कि अरस्तु का आदर्श राज्य वही है जो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा था? वर्गतंत्र, पॉलिटी, प्रजातंत्र या अधिनायक तंत्र? तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु मध्यम मार्ग का प्रतिपादक है और उसने पॉलिटी को उसने सर्वोत्तम शासन के प्रकार का समर्थन किया है। तो याद रखिएगा अरस्तु के अनुसार पॉलिटी यानी संयत प्रजातंत्र जिसमें अनेक व्यक्तियों के शासन को
वो सामान्य राज्य कहता है, जो कहता है कि ये सरकार का सर्वोत्तम प्रकार है पॉलिटी। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हाब्स की कृति लेवायथन है, सही सुमेलित है। रूसो की कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। कार्ल मार्क्स स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक लेनिन द्वारा लिखी गई है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक होली फैमिली, दर्शन की दरिद्रता, साम्यवादी घोषणा पत्र, ये सब हैं। लॉक की ए लेटर ऑन टॉलरेशन, ये सही है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल है, होली फैमिली है, दर्शन की दरिद्रता यानी पावर्टी ऑफ फिलासफी, इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, लेकिन स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक लेनिन द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। ये कथन है आपका। कारण देखिए, राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो दोस्तों, लॉक कहता है कि राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है। वो एक सीमित सरकार की बात करता है, लेकिन कारण में वो कहता है कि राज्य का अस्तित्व यानी राज्य का निर्माण व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए हुआ है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है कथन कारण से ही संबंधित है, देखते हैं। कथन है, जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम हैं। ये आपका सही है। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम हैं, ये सही है। कारण है कि राज्य इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है बोदा, रूसो, लॉक या हाब्स। तो सही उत्तर है दोस्तों, हाब्स का कथन है ये। संप्रभुता के बारे में हाब्स ने कहा है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है और जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। और हाब्स कहता है कि राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र हैं और वह उन सब से ऊपर है। तो आप जानते हैं हाब्स निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादक था। उसका कथन है कि वास्तविक कानून उसका आदेश होता है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? ऑप्शन है कार्ल प्रॉपर, कार्ल फ्रेडरिक, हन्ना अरेंट या जैकब टालमोन। तो सही उत्तर है जैकब टालमोन। दोस्तों, ये कथन है जैकब टालमोन का, जिसने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी में रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। वो कहता है कि रूसो घोर व्यक्तिवाद से प्रारंभ होकर रूसो के दर्शन जो है वो समष्टिवाद में परिणत हो जाती है। स्वतंत्रता और जनतंत्र का पुजारी होते हुए वह रोबेस्पियर जैसे निरंकुशतावादियों का आदर्श बन जाता है, और अंतर्विरोध और विरोधाभासों के कारण उसके दर्शन का स्वरूप विवादास्पद रहा है। तो सही उत्तर है जैकब टालमेन ने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिए जेएस मिल की संस्तुतियाँ क्या थीं? ऑप्शन है देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला मताधिकार, शिक्षितों के लिए बहुल मताधिकार और उपरोक्त सभी। दोस्तों, मिल प्रतिनिध्यात्मक जनतांत्रिक व्यवस्था को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता था, लेकिन उसे ये भी डर था कि बहुमत के आधार पर संचालित होने वाला ये शासन अल्पमतों का उत्पीड़न कर सकता है, और इससे इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्वाचन के लिए साधारण बहुमत के सिद्धांत के आधार पर उसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन किया था। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के साथ ही मिल मताधिकार के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता भी प्रस्तावित करता है, और वास्तविक जनतंत्र की स्थापना के लिए उच्च बौद्धिक और नैतिक रुचि रखने वाले नागरिकों के लिए बहुल मताधिकार का समर्थन करता है। पुरुष मताधिकार के साथ स्त्री मताधिकार का भी समर्थन किया है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिए जेएस मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला मताधिकार और शिक्षकों के लिए बहुल मताधिकार की व्यवस्था करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था क्या? एक जाति विहीन समाज, धर्म पर आधारित एक समाज, एक वर्ग विहीन समाज और नैतिकता पर आधारित एक समाज। तो दोस्तों, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था, यानी क्लासलेस सोसाइटी, जिसमें कोई वर्ग न हो, सभी लोग बराबर हों और उत्पादन के साधनों पर तभी नियंत्रण का संघर्ष समाप्त हो पाएगा। तो सही उत्तर है, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली, ये कथन किसका है? तो उत्तर है, ये कथन लास्की का है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 से पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक और पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया है? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक और पतनोन्मुखी के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और इसमें मार्क्स की रचनाओं का विषय आपको चुनना है। देखिए, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट का संबंध विसंबंधन से है। दास कैपिटल, इसका संबंध सरप्लस वैल्यू यानी अधिशेष मूल्य से है। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, इसका संबंध राज्य की आपेक्षिक स्वायत्तता से है। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, 4, 3, 1 और 2 सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है, आपको बताना है। तो मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति होती है। ऑप्शन डी आपका सही है। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मनु उसको प्रामाणिक रूप देने के लिए कहा है कि राजा 8 लोकपालों के अन्य तत्वों से निर्मित हुआ है, जिनके फलस्वरूप उसमें दैवी और शक्ति का आविर्भाव हुआ है। और वो कहता है कि ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के लिए वायु, यम, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र, कुबेर और इंद्र के सर्वोत्तम अंशों के सहयोग से राजा की उत्पत्ति की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह निम्नलिखित में से किसमें थी? ऑप्शन है द प्रिंस, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वार एंड पीस। तो सही उत्तर है सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वो डायलॉग्स ऑफ प्लेटो थी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, जिसमें सत्यवीर की कथा थी, उसका अनुवाद गांधी जी ने गुजराती में किया था। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है गीता बोध। गीता बोध की रचना किसने की है? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है गीता बोध दोस्तों महात्मा गांधी की कृति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। गांधी जी इस धारणा में विश्वास करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म जो है कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए। तो गांधी जी एक महान कर्मयोगी थे। उन्होंने गीता के जो है अनमोल वचनों को आत्मसात किया था। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? अरविंद घोष, जयप्रकाश, एम.एन. राय और अंबेडकर। तो सही उत्तर है वैज्ञानिक मानववाद या उग्र मानववाद की धारणा एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय से संबंधित है। इसको नव मानववाद की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों, नव मानववाद प्रकृति के दर्शन, तत्व और आत्मा के दर्शन का संगम है। इसमें मुख्य जोर मनुष्य की स्वतंत्रता पर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। इसमें राजनीतिक दल और उनके स्थापना वर्ष का सुमेलन कराना है। तो देखिए, जस्टिस पार्टी, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। शिरोमणि अकाली दल 1921 में स्थापित हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1925 में और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1932 में इसका गठन किया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे?
तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें भी जीती थी। अगला प्रश्न है, देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। देखिए, सूचना का अधिकार, जनहित याचिका, नागरिक चार्टर और निर्भया केस। तो दोस्तों मजदूर किसान शक्ति संगठन एक भारतीय राजनीतिक संगठन है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम की मांग के लिए जाना जाता है और जो मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग से बढ़ा है। इसकी स्थापना 1 मई 1987 को की गई थी। इसके संस्थापक अरोड़ा राय हैं और इसका मुख्यालय राजस्थान में है। तो सही उत्तर है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये आपके सूचना के अधिकार से संबंधित जो है आंदोलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए जो है कथन है कि 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये सही है। और कारण क्या है कि कारण दे रहे हैं सांप्रदायिक दबाव के कारण उन्होंने इसे वापस ले लिया था। तो ये गलत है, यानी इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ये प्रश्न है आपका गांधी जी द्वारा, देखिए ऐसे सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो सही उत्तर है 1938 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड ये 1932 में है। तो जब ऐसे आप क्रम बनाएंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 4, 2, 1। सबसे पहले गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया, उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत है, फिर देखिए उसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, फिर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किसका। तो सही उत्तर है माउंटबेटन योजना जो थी दोस्तों ये देश के विभाजन का आधार बनी थी। और कांग्रेस कार्यकारिणी ने 8 मार्च 1947 को माउंटबेटन के कार्यभार संभालने के पहले ही प्रस्ताव में मांग की कि दोस्तों ये जो कुल मिलाकर सांप्रदायिक दंगे और विकराल रूप धारण करने से रोकना, ये सब माउंटबेटन योजना का जो है ये प्रमुख उद्देश्य था और ये देश विभाजन का आधार बनी थी माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है। तो सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों देखिए ये प्रश्न ग्रेनविल ऑस्टिन इससे संबंधित हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर व्यापक शोध कार्य किया है और उनकी पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन 1968। और तो इसमें उन्होंने देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन की जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना है कि भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 तत्वों राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है। संविधान के उद्देशिका यानी प्रियम्बुल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे। तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1976 में इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है।
तो सही उत्तर है 326। अनुच्छेद 326 के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? दोस्तों, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय की विशेष न्यायपीठ ने बहुमत से ये निर्णय लिया कि संविधान संशोधन की शक्ति द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर न्यायिक व्याख्या के आधार पर दोस्तों, ये न्यायिक व्याख्या है जिसके आधार पर भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो है अपनाया गया है, और ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम संविधान के अंतर्गत हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए ये लागू हो सकता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, भारत, यूके और रूस। तो सही उत्तर है भारत में भी अमेरिका की तरह न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या या न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत अपनाया गया है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करेगा। और दोस्तों, जो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है वो अमेरिका की तरह भारत के संविधान में भी अपनाई गई है। तो अमेरिका के अतिरिक्त ये भारत के लिए लागू हो सकता है कि हम संविधान के अंतर्गत हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है वर्ष 1949 में। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है? तो सही उत्तर है भाग 3। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, सूची 1 में दर्शन का नाम है और सूची 2 में उनसे संबंधित जो निर्देशक सिद्धांत हैं। कल्याणवाद, दोस्तों कल्याणवाद जो है ये बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर की बात करता है। समाजवाद समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। गांधीवादी दर्शन जो है ये कुटीर उद्योगों का संवर्धन करने की बात करता है। और अंतर्राष्ट्रीयतावादी दर्शन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में प्रमुख अंतर या मूल अंतर क्या है? तो सही उत्तर है मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित हैं। मौलिक अधिकार वो होते हैं दोस्तों राज्य द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दायित्वों के रूप में वर्णित हैं कि नागरिकों को कौन कौन से कर्तव्य करने चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई है, तो सही उत्तर है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो है इसको संविधान में बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना ये राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 याद रखिएगा, आर्टिकल 263 में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी तो वह एक आदेश के द्वारा ऐसे परिषद की स्थापना कर सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत कौन से जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक अधिकारिता में जो संबंधित उपबंध हैं उसके तहत उच्चतम न्यायालय,
कुछ मामलों की सुनवाई कर सकता है, जैसे संघ और एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, और ऐसे विवाद जिसमें संघ और एक से अधिक राज्य दूसरे तरफ हैं। तो सही उत्तर है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य विवाद आते हैं। अगला प्रश्न है, वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषाई राज्य गठित किया गया था। भाषा के आधार पर भाषाई राज्य गठित किया गया था, वो कौन सा राज्य था? तो सही उत्तर है दोस्तों वांचू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश को, देखिए आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई राज्य 1953 में गठित किया गया था। तो तेलुगु भाषी प्रांत आंध्र प्रदेश को वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के आधार पर एक भाषाई राज्य 1953 में इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में सूची 1 और 2 का मिलान करिए। अनुच्छेद 148, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की बात की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात है, और अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 312। देखिए अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरे लिए आचार, नैतिकता और धर्म विनिमेय पद हैं। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन दोस्तों महात्मा गांधी का है, जो धर्म के संदर्भ में नैतिक या धर्म और नैतिकता को एक दूसरे से अलग और विनिमेय मानते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं मानते। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। शिवराज पाटिल, तो ये 1991 से 96 में रहे। सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009, एन मनोहर जोशी 2002 से 2004, और एन संजीव रेड्डी 1967 से 1977। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची ए और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय, इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 231 में है। कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण 228 में है, अनुच्छेद 228। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 233 में है, और उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय, ये अनुच्छेद 229 में इसका वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का तीसरा हो जाएगा दोस्तों, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष को अपना इस्तीफा किसको देना पड़ता है या किसको संबोधित करना होता है? तो सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी उपसभापति को संबोधित करता है। तो सही उत्तर आपका हो गया लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न किसी विवाद का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई संदेह या विवाद हो तो इसका निवारण, ऐसे विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी सीमा या अधिकारिता अनन्य और असीम होगी। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर कोई विवाद नहीं होगा। तो सही उत्तर है 102 का कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न किसी विवाद का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन संसद की किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ये है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये व्यक्ति जो है ऐसा व्यक्ति सदन के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस क्रम में व्यक्तियों ने भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया है वो उसका क्रम बताइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके हो जाएंगे ज्ञानी, देखिए जो क्रम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए
पहले जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद एन संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह और फिर उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के वेतन, उपलब्धियां और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो सही उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति के परिलब्धियां, वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो सही उत्तर है, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था और इसके द्वारा मतदान की आयु जो है पहले 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो सही उत्तर जो है 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। दोस्तों 36वां संवैधानिक संशोधन, तो देखिए यहाँ पर 36वां संवैधानिक संशोधन जो है आपका देखिए दोस्तों 36वां संविधान संशोधन ये सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा देने से संबंधित है। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। 61वां संविधान संशोधन जो है आप जानते हैं कि ये जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की बात करता है। और दोस्तों ये 97वां संवैधानिक संशोधन देखिए ये आपके न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की बात करता है। और 99वां संविधान संशोधन इसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है ये अवैध घोषित कर दिया गया है या इसको अवैध घोषित कर दिया गया है। तो सही उत्तर आपका देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 97वां संविधान संशोधन आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण और कार्यप्रणाली से है, जबकि 99वां संविधान संशोधन न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता से संबंधित है। इसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संशोधन को अवैध घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो उत्तर है 14 दिनों के अंदर। कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? तो श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। और दोस्तों सरोजनी नायडू देश के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 168। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करना प्राधिकृत है किस प्रतिरूप पर? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में जो संविधान में जो राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर अपने धारण करता है। ये हमारे संविधान में कनाडा मॉडल से उधार लिया गया है। दोस्तों अमेरिका से मूल अधिकार और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना ये कनाडा के प्रतिरूप पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो सही उत्तर है 1916। दोस्तों कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और इसमें ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ था। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के प्रवेश को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आरोही कालानुक्रम में पहले आ जाएगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। इसकी जो स्थापना है 1998 में हुई थी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999। उसके बाद आ जाएगा तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये 2006। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा दबाव समूह है? ऑप्शन देखिए, नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और लोक जनशक्ति पार्टी। तो सही उत्तर है प्रेशर ग्रुप नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय हैं?
देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बी और सी, ये दोनों सांविधिक निकाय हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आपके संवैधानिक संगठन हैं या संवैधानिक निकाय हैं। इसके अंतर्गत देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सभी संवैधानिक निकाय में, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये आपके जो हैं सांविधिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन किस एक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है दोस्तों। छागला आयोग, इसका संबंध मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से है। प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्यक्षेत्र से संबंधित था। गोरे समिति, ये भारतीय पुलिस सेवा में जो है सुधार से संबंधित था दोस्तों। और सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग अखिल भारतीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 117 का ऑप्शन सी 2, 5, 4, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? तो आप जान लीजिए सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। और इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए होगा, जबकि रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का अनन्य अधिकार है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत ने अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किया? क्योंकि एनपीटी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है, सही है। क्योंकि पाकिस्तान एनपीटी का हस्ताक्षर करता है, सही नहीं है। क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, ये भी कारण नहीं है। क्योंकि भारत परमाणु मुक्त विश्व नहीं चाहता, ये भी कारण नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। दोस्तों, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं करता है क्योंकि यह एक पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है। अगला प्रश्न यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो सही उत्तर है अध्याय 4। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस का अध्याय 4 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके वैकल्पिक विषय नागरिक शास्त्र यानी सिविक से संबंधित थे। दोस्तों, ये वीडियो केवल जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन और साथ ही साथ नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। कहीं किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन या दुविधा होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।